हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस लेसन में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस सेशन। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। यस, कर दीजिए क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो चलें शुरू करें। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनपीए चैप्टर के हैं, जो मॉड्यूल सी चैप्टर 28 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के पेपर में है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो 17 क्वेश्चंस हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, तो वहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन केस ऑफ लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड द बोरोर फॉर द पर्पज ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीएस, व्हाट शुड बैंक्स डू? अगर बैंक और बोरोर के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि अगर लोन में रिकवरी आती है तो उसको कहाँ यूज किया जाए, तो उस केस में बैंकों को क्या करना है? बैंक शुड अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एक्सरसाइज राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन ए यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर. Bank should not appropriate any recovery. Bank should ask the borrower to decide on the appropriation of recoveries. Bank should file a legal case to resolve the issue. तो पहला ऑप्शन है कि बैंक अपने लेवल के ऊपर एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी को यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करेंगे। दूसरा, बैंक उसको अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। तीसरा, बैंक बोरर से पूछेंगे कि उसको कैसे अप्रोप्रिएट करना है। और चौथा, बैंक लीगल केस फाइल करेंगे टू रिजॉल्व दिस इश्यू। क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर पहले से तय नहीं है कि जो रिकवरी बोरर देगा उसको अप्रोप्रिएट कैसे किएंगे हम? सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर रहेगा ए। सो बैंक एक पॉलिसी बनाएंगे, एक ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जिसको वो यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर यूज करेंगे और कंसिस्टेंट मैनर में यूज करेंगे कि अगर बोरर अपने लोन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाता है तो उसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे। सो अप्रोप्रिएट दो पर्पस के लिए किया जाता है। उसको हम इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज करेंगे या उसे हम प्रिंसिपल की पेमेंट के लिए यूज करेंगे। तो इसके लिए बैंक एक पॉलिसी प्रिपेयर करेगा और उस पॉलिसी को यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर फॉलो करेगा। तो बैंक के पास दोनों ही ऑप्शंस हैं। बैंक उस रिकवरी को इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर सकता है, बैंक उसको प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट शुड बैंक डू एन अकाउंट टर्निंग एनपीए विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट एप्लीकेशन? तो अगर एक अकाउंट एनपीए बन रहा है तो इंटरेस्ट एप्लीकेशन को लेकर के बैंक को क्या करना होगा? बैंक शुड कंटिन्यू टू चार्ज एंड अप्लाई इंटरेस्ट एज बिफोर. Bank should reverse the interest already charged and not collected by deducting profit and loss account and stop further application of interest. Bank should waive off the interest already charged and not collected, या बैंक should report interest charged as income and pay tax on it. So क्या फॉलो करना होगा बैंक को? सो पहला ऑप्शन है कि बैंक चार्ज करता रहेगा जैसे पहले चार्ज करता था। दूसरा, अगर अकाउंट एनपीए बन गया है तो रिवर्स कर देगा वो इंटरेस्ट जो बैंक ऑलरेडी चार्ज कर चुका है और उसको रिकवर नहीं कर पाया, और उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके रिवर्स किया जाएगा और आगे के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तीसरा, बैंक वेव ऑफ कर देगा इंटरेस्ट जो ऑलरेडी चार्ज किया गया और उसको कलेक्ट नहीं करेगा। तो कौन सी ऑप्शन आपको लगता है फ्रॉम ए टू डी इज मोर अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ द क्वेश्चन?
Question number 19. What shall be the answer? सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर रहेगा बी। सो बैंक रिवर्स कर देगा उस इंटरेस्ट को जो बैंक डेबिट तो कर चुका है लेकिन रिकवर नहीं कर पाया, और डेबिट करेगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और क्रेडिट कर देगा उसी लोन अकाउंट को, और आगे के लिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। सो दिस इज द पॉलिसी विच बैंक विल फॉलो इफ अकाउंट हैज बिकम एनपीए। Can banks record accrued interest in a memorandum account in their books after account turns NPA? अगर अकाउंट NPA बन जाता है तो जो अक्रू हुआ है इंटरेस्ट, क्या उसको बैंक मेमोरेंडम अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नो, बैंक्स कैन नॉट डू दिस थिंग। यस, बैंक्स कैन रिकॉर्ड सच accrued interest in memorandum account. Yes, but banks have to reverse interest already charged. No, banks have to write off all interest accrued after an account turns NPA. So question number 20 के लिए कौन सा आंसर लगता है appropriate बनता है? Question number 20. Which appears to be appropriate? कौन सा appropriate बनता है? Question number 20. So what is the rule? What is the procedure? फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, सो अक्रू होना मीन्स इट इज ड्यू, लेकिन इट इज नॉट रिकवर्ड। तो रूल क्या कहता है? ऑलरेडी रूल हमने क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर देख लिया है। तो रूल कहता है कि हम इंटरेस्ट को डेबिट नहीं करेंगे। सो इंटरेस्ट को अगर हम डेबिट नहीं करते तो हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कितना इंटरेस्ट हम रिकवर कर सकते थे लेकिन एनपीए होने के कारण रिकवर नहीं किया, तो इसका रिकॉर्ड अगर हम बिल्ड करना चाहें तो उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर देना। तो उसके लिए एक मेमोरेंडम अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, तो जिसमें हम ये दिखाएंगे कि कितना इंटरेस्ट ऐसा है जो ड्यू हो चुका है लेकिन उसको रिकवर नहीं किया गया, ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर में रिकवरी कर पाएँ या जो रिकवरी आए उसको अप्रोप्रिएट कर पाएँ। तो रूल क्या कहता है? यस, बैंक्स कैन रिकॉर्ड सच इंटरेस्ट इन द मेमोरेंडम अकाउंट, लेकिन वो उसको डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Let us now go to next question. How often are banks required to furnish a report on NPAs? NPAs के ऊपर ये रिपोर्ट बैंकों को कब सबमिट करना है? Banks are required to furnish a report on NPA every month, every quarter, और एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, और बैंकों को इस प्रकार का कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है। So no such report is to be submitted. Question number 21. What will be the answer? ऑप्शन सी। तो इस प्रकार की रिपोर्ट बैंकों को सबमिट करना है एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और वो रिपोर्ट कब करेंगे? कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 22. What does NPA figure in the report submitted by banks relate to? सो NPA का जो फिगर रिपोर्ट किया जाएगा बैंकों के द्वारा वो किस चीज़ को रिलेट करेगा? NPA figure relate only to banks domestic portfolio, NPA figure relating only to advances at the foreign branches, NPA figures relating to banks global portfolio including advance at foreign branches, या NPA figure relate only to banks corporate portfolio? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है वो करेक्ट है?
सो केवल जो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो है यानी विद इन इंडिया है, या केवल जो फॉरेन ब्रांचेस में है, या ये ग्लोबल पोर्टफोलियो होगा जिसमें डोमेस्टिक भी होगा और फॉरेन ब्रांचेस का भी होगा, या ये केवल कॉर्पोरेट अकाउंट का पोर्टफोलियो होगा। तो जिसका ये रिपोर्ट सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 22। So what is answer for question number 22? तो आंसर यहाँ पे है सी, यानी ग्लोबल पोर्टफोलियो रिपोर्ट किया जाएगा। ग्लोबल पोर्टफोलियो में जो डोमेस्टिक लोन्स हैं विद इन इंडिया उनको भी रिपोर्ट किया जाएगा, और जो एडवांस है एट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स तो उनको भी रिपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन 23, व्हाट इज ग्रॉस एडवांसेस? ग्रॉस एडवांसेस क्या होते हैं? ग्रॉस एडवांसेस इक्वल टू स्टैंडर्ड एसेट्स प्लस ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एडवांसेस आर इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस नेट एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस इक्वल टू ग्रॉस एनपीए प्लस नेट एडवांसेस, या ग्रॉस एडवांसेस इक्वल टू नेट एडवांस माइनस ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एडवांस में हम इनमें से क्या लेंगे? तो कौन सा इक्वेशन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए? सो व्हाट इज ग्रॉस एडवांस? एक टर्म होता है ग्रॉस एडवांस, एक टर्म होता है नेट एडवांस, एक टर्म होता है ग्रॉस एनपीए, एक टर्म होता है नेट एनपीए। तो हमने इस इक्वेशन में किसको यूज करना है? क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन 23 क्या आंसर बनेगा? तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। आंसर हमारा बनेगा ए। जितने हमारे स्टैंडर्ड लोन्स हैं और जितने हमारे एनपी हैं ग्रॉस बेसिस के ऊपर, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस एडवांस। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ग्रॉस एडवांस गिवन है और हमने एनपीए को कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनपीए को, तो हम स्टैंडर्ड एसेट को माइनस कर लेंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद ग्रॉस एनपीए। या अगर हमने स्टैंडर्ड एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो ग्रॉस एडवांस में से हम ग्रॉस एनपीए को माइनस कर देंगे। व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए एज कंपेयर टू ग्रॉस एडवांस? अगर हमने परसेंटेज टर्म्स के अंदर ग्रॉस एनपीए बताने हो कंपेयर टू ग्रॉस एडवांस तो किस फार्मूले को यूज करेंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज करेक्ट। सो हमने ये रेशियो कैलकुलेट करना इन परसेंटेज टर्म्स। तो क्या रेशियो कैलकुलेट होगा? ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांस डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए, नेट एडवांस डिवाइडेड बाय नेट एनपीए, नेट एनपीए डिवाइडेड बाय नेट एडवांस। हमने रेशियो कैलकुलेट क्या करना है? ग्रॉस एनपीए कंपेयर्ड टू ग्रॉस एडवांस। क्वेश्चन 24, यस व्हाट विल बी आवर आंसर? क्या आंसर हमारा रहेगा? सो हमारा आंसर रहेगा ए। ग्रॉस एनपीए को हम ग्रॉस एडवांस के साथ डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस एनपीए वैल्यू 200 है और ग्रॉस एडवांस वैल्यू लेट अस से 10,000 है, तो हमारा ग्रॉस एडवांस रेशियो बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू परसेंटेज। तो 2 गए 0, 2 गए 0, 2 गए 0, 2 गए 0, तो इट इज 2%। तो दिस वे दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेट एडवांस? नेट एडवांसेस हम किन को कहते हैं? नेट एडवांस इज इक्वल टू ग्रॉस एडवांस माइनस डिडक्शंस। नेट एडवांस इज इक्वल टू ग्रॉस एडवांस प्लस डिडक्शंस,
नेट एडवांस इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस डिडक्शंस या नेट एडवांस आर इक्वल टू ग्रॉस एनपीए। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या आंसर बनता है क्वेश्चन 24 के लिए? नेट एडवांस अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो so how do we calculate? So net advance is equal to gross advance minus डिडक्शंस। तो हमारा आंसर ए रहेगा, सी नहीं। ग्रॉस एनपीए माइनस डिडक्शंस नहीं, तो सी आंसर इसके अंदर गलत आंसर है। तो आंसर विल बी ए। जो हमारा ग्रॉस एडवांस है उसमें से जो जो डिडक्शंस हमने अलाउड हैं, तो इन डिडक्शंस में हमारा एनपीए प्रोविजन भी होते हैं और भी कई सारी आइटम्स होती हैं। तो अगर हम ग्रॉस एडवांसेस में से जो परमिसिबल डिडक्शंस हैं उनको अगर माइनस कर देते हैं तो वी विल बी लेफ्ट विद नेट एडवांसेस। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एनपीएस आर देयर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, यानी हमारे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक एनपीएस की कितनी कैटेगरीज होती हैं? तो एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरीज या चार कैटेगरीज। तो कितनी कैटेगरीज होती हैं एनपीएस की? तो हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर, कितनी कैटेगरीज रहती हैं? So question number 26, what shall be the answer? So question 26 के लिए आंसर रहेगा हमारा थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरीज होती हैं एनपीएस की। तो हम टोटल एडवांसेस को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। एक है हमारे स्टैंडर्ड एडवांसेस और एक हमारे है एनपीए। एनपीए के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। एक है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, सेकंड हमारे पास है डाउटफुल कैटेगरी और तीसरी हमारे पास है लॉस अकाउंट कैटेगरी। तो ये तीनों कैटेगरीज एनपीए की कैटेगरी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोल ऑफ प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस जो मेमोरी से रिकॉल किए गए, उनका रोल क्या रहता है? तो वो तीन प्रकार से हमें अफेक्ट करते हैं, यानी तीन तरह से वो हमें बेनिफिट दे सकते हैं। पहला बेनिफिट, वी कम टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। सेकंड, वो पेपर कहाँ से पूछे गए, फ्रॉम वेयर, कौन से चैप्टर्स में, कौन से मॉड्यूल से वो क्वेश्चंस पूछे गए, ज़्यादातर क्वेश्चन ओवर ए टाइम पीरियड कहाँ से पूछे गए। और तीसरा, उनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। तो अगर हम इन मेमोरी क्रिटिकल क्वेश्चंस की अच्छे से प्रेपरेशन कर लेते हैं तो उससे हमारा जो टास्क है मिनिमम मार्क्स स्कोर करने का, वो इजी हो जाएगा। तो पीपीबी, अकाउंट्स और रिटेल बैंकिंग के एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हो सकते हैं हमारी ऐप के अंदर, और ये अवेलेबल होते हैं 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम की डेट से तकरीबन 10 डेज पहले, और बहुत थोड़ी सी प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल आपको रहते हैं। यू हैव टू स्पेंड ओनली 99 रुपीज एंड गेट द बेनिफिट। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which category of NPA has remained overdue for a period less than or equal to 12 months? NPA की वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें अकाउंट ओवरड्यू रहता है फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स? तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, डाउटफुल कैटेगरी, लॉस कैटेगरी, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शैल बी द आंसर?
Question 26. What is the answer? So answer is substandard. Option A is the answer. अगर कोई अकाउंट एनपीए बनता है, तो एनपीए कब बनता है? ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज रहने के बाद, तो इट बिकम्स एनपीए. सो एनपीए में फर्स्ट 1 ईयर तक वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, यानी लेस देन और इक्वल टू. तो जैसे ही 90 डेज क्रॉस होते हैं तो वो बन जाता है सब स्टैंडर्ड. और सब स्टैंडर्ड कब तक रहता है? अप टू 1 ईयर. तो हमारा आंसर बन जाएगा ए. लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? तो रूल के मुताबिक सब स्टैंडर्ड एसेट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Highly questionable and improbable to collect or liquidate in full. Identifies as uncollectible but not wholly written off. Well-defined credit weakness that jeopardize debt liquidation and may cause loss. None of the above. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हम मानेंगे कि करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए? So what shall be the answer for question number 28? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है सब स्टैंडर्ड अकाउंट का. सो वो लोन हाईली क्वेश्चनेबल होता है और उसका जो लिक्विडेशन है, रिकवरी पूरे अमाउंट की होने की संभावना कम होती है. ये एक ऑप्शन है. आइडेंटिफाइज एड अनकलेक्टेबल बट नॉट होली रिटर्न ऑफ, तो उसकी हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे और होली उसको राइट ऑफ ही नहीं करेंगे. वेल डिफाइंड उसमें क्रेडिट वीकनेस है जिससे हमें डेट लिक्विडेशन में यानी लोन रिकवरी में हमें डिफिकल्टी हो सकती है और कुछ नुकसान भी हो सकता है. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक है सब स्टैंडर्ड एसेट का? सो इट इज ऑप्शन सी. वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस है, उसके अंदर हमने वीकनेस को आइडेंटिफाई किया है जो उसमें रिकवरी में इशू क्रिएट करेगी और कुछ हमें लॉस भी हो सकता है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिलेटिंग टू सब स्टैंडर्ड एसेट्स. सो लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट पॉइंट डज एन एसेट गेट क्लासिफाइड एज डाउटफुल? सो किस पॉइंट के ऊपर एक अकाउंट को हम डाउटफुल क्लासीफाई करते हैं? व्हेन इट बिकम्स ओवरड्यू फॉर 90 days, when it has remained NPA for period less than or equal to 12 months, when it remained substandard category for period of 12 months, या when it has been identified as uncollectible and has little value. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इज करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 29. So read all options very carefully and come out with the answer. क्वेश्चन 29. अकाउंट को डाउटफुल कैटेगरी में कब क्लासीफाई करेंगे? फ्रेंड्स, रूल क्या कहता है कि किसी भी अकाउंट को डाउटफुल क्लासीफाई कब करेंगे? जब वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है फॉर मोर देन 1 ईयर. सो कोई भी एनपीए अकाउंट जब भी बनेगा तुरंत वो बन जाता है सब स्टैंडर्ड और 1 साल तक अप टू 1 ईयर वो रहता है सब स्टैंडर्ड. 1 साल के बाद हम उसको सब स्टैंडर्ड में कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल. तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा सी. इफ इट हैज रिमेन्ड सब स्टैंडर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 months, तो आंसर सी इज द राइट आंसर. लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 20.
क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज एडेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाउटफुल एसेट कंपेयर टू सब स्टैंडर्ड एसेट? जब हम कंपैरिजन करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल में, तो डाउटफुल का एडेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब स्टैंडर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 28 में देख चुके हैं, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। They are identified as uncollectible but not wholly written off. They have all weaknesses inherent in substandard asset with added characteristics that weakness make collection or liquidation in full highly questionable and improbable. They have been identified as having a loss by auditors or inspectors. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 30 के लिए? Sorry friends. So question number 30, what shall be the answer? तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर बनेगा बी। जो वीकनेसेस सब स्टैंडर्ड एसेट में है उसके अलावा और वीकनेसेस भी उसमें हैं, और वो वीकनेस होने के कारण तो उसमें जो कलेक्शन है, उसमें जो रिकवरी है पूरे अमाउंट की, वो क्वेश्चनेबल बनती है। तो आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। लेट अस नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज लॉस एसेट? लॉस एसेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू द रूल? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। An asset which has remained overdue for a period less than or equal to 12 months, an asset that has remained substandard for a period of 12 months, an asset that has been identified as uncollectible and wholly written off, या an asset that has some salvage or recovery value. क्वेश्चन नंबर 31, किसको हम कहेंगे लॉस अकाउंट? So which will go in the loss category? Question 31. So लॉस कैटेगरी में वो अकाउंट्स होते हैं जहां पे हमें लगता है कि इसका अमाउंट बिल्कुल हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसको तो राइट ऑफ ही करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। और अगर हम इसको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयर इज ए लोन अकाउंट विच इज फुल्ली सिक्योर्ड। लेट अस से 10 लाख का लोन है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी भी उसमें 10 लाख है। अगर किसी कारण इसमें जो सिक्योरिटी का लॉस हो जाता है एंड सिक्योरिटी लॉस इज मोर देन 90% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तो उस केस में दिस अकाउंट विल बी कॉल्ड लॉस अकाउंट, क्योंकि इसमें फिर रिकवरी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्टेबल। तो बैंक क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से प्रोवाइड फॉर करते हैं, उसको पूरी तरह से राइट ऑफ कर देते हैं। सो दोज अकाउंट्स आर कॉल्ड लॉस अकाउंट्स। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। What should be taken into account for the purpose of treating an advance as NPA or otherwise? किसी भी लोन को हम NPA या NPA नहीं है, इसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं? अवेलेबल सिक्योरिटी को देखते हैं, नेट वर्थ ऑफ बोरोर को देखते हैं, ए एंड बी दोनों को देखते हैं, या ए और बी दोनों में किसी को भी नहीं देखते। So what should be taken into account for the purpose of treating an advance as NPA or otherwise? Question 32. So 32 के लिए हमारा आंसर बनता है ना तो A है ना B है, तो फिर क्या है वो है तीसरा
जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। उस लोन के अंदर जो ड्यू अमाउंट था उसका रिकवरी रिकॉर्ड क्या है। अगर उसमें रिकवरी ड्यू अमाउंट की मोर देन 90 डेज तक नहीं आई तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं एनपीए। यानी एनपीए की क्लासिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी या बोरोर या ग्रंट का नेटवर्थ काम नहीं करता, तो कंसिडरेशन होता है रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हम इस प्रकार के और सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।